प्यारे साथियों, इससे पहले के वीडियो में मैं आपको 3.5 का 3 नंबर सवाल तक बता चुका हूं, यानी यह सवाल तक बता चुका हूं पूरा पूर्ण रूप से डिटेल्स में। यह आपका आज चौथा नंबर सवाल जो कि शब्द समस्या है और आप ही का बुक का है। यह 3.5 का 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर का एक है, इसमें भी 5 सवाल है। यह पांचों देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। अगर वर्ड प्रॉब्लम में समस्या आ रही है तो आप इसको कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ने की आदत डालिए, उसके बाद आसानी से समझ में आने लगेगा। आज की क्लास में यह सारा वर्ड प्रॉब्लम समाप्त करेंगे। क्या है? एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक कोई छात्रावास है जहाँ पर छात्र रहता है, तो मासिक व्यय मतलब महीना में जो खर्चा होता है, खर्चा का एक भाग जो है वह फिक्स है यानी नियत है, ठीक है। तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्योंकि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, मतलब भोजन जो करता है उस पर निर्भर करता है। एक तो फिक्स है कि इतना रुपया खर्चा होगा ही होगा, जैसे होगा बिजली, छात्र रहे तब पर भी या नहीं रहे तब पर भी खपत होगा ही, उसी प्रकार कुछ ही नियत है, फिक्स है। और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितना दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ने एक को 20 दिन भोजन करता है और तो 1000 रुपया छात्रावास के रूप में व्यय करने के बाद व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। मतलब एक छात्र ए है जिसका नाम ए है, एक विद्यार्थी ए है, वह 20 दिन भोजन करता है तो उस छात्रावास में वह 1000 रुपया जमा करता है, उन्हें उसको भुगतान करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी है, वह 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास में व्यय के रूप में 1180 रुपया अदा करता है। तो इसमें कह रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब नियत व्यय क्या है और एक दिन का भोजन का कितना रेट रखा है, दाम रखा है, मूल्य रखा है, वह ज्ञात करना है। तो हम आपको पूर्व से ही बता रहे हैं कि जब भी शब्द समस्या आवे तो उसमें आप आराम से पढ़िए और जो चीज डिमांड कर रहा है, जो चीज मांग रहा है, वह चीज को आप मानिए, उसको आपको मानना होगा। जैसे परीक्षा में भी अगर यह क्वेश्चन अगर आए तो आराम से क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, 4 का 1 है, लिखे हैं। तो उसके बाद यहाँ लिखेगा, यहाँ क्या लिखेगा, माना कि, क्या माना, माना कि देखिए क्या मानना है, देखिए नियत व्यय यानी छात्रावास की नियत व्यय, फिक्स जो खर्चा है वह मानेंगे। माना कि छात्रावास का नियत व्यय x रुपया है, नियत व्यय क्या है, x रुपया है। और इसमें एक चीज और मांग रहा है कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। लिखेंगे तो हम कहेंगे छात्रावास का प्रतिदिन भोजन का मूल्य यानी एक दिन का भोजन का मूल्य, समझ में आया। और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें तो इसका मान लेंगे y रुपया। प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है, y रुपया। अब आइए प्रश्न से, बहुत आसान है प्रश्न से, आइए और यहाँ पढ़िए। कह रहा है एक विद्यार्थी ए जो है 20 दिन खाना खाता है और उसे 1000 रुपया जमा करना पड़ता है। तो यह फिक्स तो हमेशा सबके लिए बराबर है, x रुपया तो फिक्स रहेगा ही। उसके बाद लेकिन वह जो है 20 दिन खाना खाया, अगर एक दिन खाना का y रुपया ले रहा है तो 20 दिन खाना खाया तो 20y लेगा, 20y लेगा। तो यही दोनों फिक्स और 20 दिन का भोजन दोनों मिलाकर उन्हीं रुपया दिया होगा, कितना, 1000 रुपया दिया होगा। इसीलिए यह समीकरण 1 हो गया, समझ गए, इसलिए यह समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार छात्र बी जो है 26 दिन भोजन करता है और उसके लिए वो कितना देना पड़ता है, 1180 देना पड़ता है। तो x तो सबके लिए फिक्स है और छात्र क्या करता है, बी भोजन करता है, क्या दिन भोजन करता है, 26 दिन। तो एक दिन भोजन का मूल्य y है तो 26 दिन भोजन का मूल्य क्या हो जाएगा, प्लस 26y इक्वल टू कितना देता है, 1180। दोनों का मूल्य 1180 है, समीकरण 2। यदि समीकरण 1 2 मिल गया तो एक्स वाई का मान निकालेंगे तो यह हमको मालूम हो जाएगा, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य भी
निकल जाएगा। लेकिन ऊपर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्न समस्याओं का रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए, युग्म बना लिए, रेखिक समीकरण का जोड़ा बना लिए, युग्म मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा बना लिए, और इसके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीज गणितीय विधि से करें। किसी बीज गणितीय विधि से कह रहा है, तो आपको बीज गणितीय विधि हम बताए हुए, बीज गणितीय विधि 4 प्रकार का होता है, हमने बता दिया है। अब देखिए हम आपको फिर से आपको रिवाइज कर देते हैं। बीज गणितीय विधि जो 2 चर वाला रेखिक समीकरण का युग्म का 2 प्रकार से हल होता है। कौन कौन प्रकार से हल होता है? एक आलेख विधि से, जिसको आप ग्राफ कहते हैं, और दूसरा बीज गणितीय विधि। दूसरा क्या होता है? बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि में 4 प्रकार होता है। हम बताए थे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तुलनात्मक विधि, और एक होता है वर्ज गुणनखंड विधि। तो आपको जो आसान लगता है उस विधि से इसको हल कर लीजिए, बस हो गया। तो आसान हम विलोपन विधि से कर देते हैं, आपको बहुत आसान से हो जाएगा। देखिए कॉपी करके अगले पेज में ले चलते हैं और आपको यह हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। यह आ गया समीकरण। देखिए बहुत आसान है। विलोपन विधि में मैंने आपको बताया था कि यह जो है अगर एक चर समान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक्स एक्स समान है, तो अगर चिन्ह समान है तो घटाने पर, अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने पर। तो चिन्ह तो दोनों को समान है चर का, तो हम लिखेंगे घटाने पर। आराम से लिखिए घटाने पर, ऐसे खींच दीजिए और सब में चिन्ह बदल, घटाने पर लिखिएगा तो चिन्ह सब में बदल देना है। बदल दिए, यह देखिए एक्स एक्स कट गया, प्लस माइनस कट गया। यह देखिए हम जो चिन्ह दिए उसका वैल्यू है, बाकी एस का वैल्यू खत्म हो गया। तो 26 है माइनस में और 20 है प्लस में, तो घटेगा, लेकिन माइनस वाला चिन्ह ज्यादा है इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 1000 है प्लस में, माइनस में है 1180, तो घटेगा लेकिन माइनस हो जाएगा 180, घटेगा लेकिन 180, गुना है तो इधर क्या हो जाएगा भाग। y बराबर आप कह सकते हैं 180 बटे -6, माइनस माइनस काट दीजिए, ये हो जाएगा 6×18 यानी 30, यानी y बराबर 30। अभी कुछ भी किसी में भी मान रख दीजिए, लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए x + 20y बराबर 1000। देखिए x + 20 गुना y का स्थान पर क्या रखेंगे 30 इक्वल टू 1000। x + 3 दूना 6 यानी 600 हो गया इक्वल टू 1000। यानी हम कह सकते हैं x बराबर, इधर प्लस है तो उधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1000 - 600 यानी x बराबर कह सकते हैं 400। x का मान 400 और y का मान 30, यानी x क्या माने हैं अभी हम आपको बताए हैं। छात्रावास का नियत ब्याज तो यहाँ लिख दीजिएगा। अतः छात्रावास का ठीक से लिख दे रहे हैं, छात्रावास का नियत व्यय कितना है 400 रुपया, फिक्स है 400 रुपया। उसके बाद भोजन लिखेंगे छात्रावास का प्रतिदिन का भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है 30 रुपया। ऐसे घेर के ऐसे आंसर दे दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा से आपको नंबर दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं दिया जाएगा, बहुत ही सुंदर से दे दिया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आइए, आपका 4 का 2 नंबर सवाल है। तो इसमें भी किसी बीज गणितीय विधि से हम लोग हल करेंगे, क्योंकि लिखा भी है अगर अस्तित्व है तो। यह भी आप देखिए क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाता है। एक भिन्न क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ भिन्न ज्ञात करना है, हम कई बार से आपको बताते आ रहे हैं, जो चीज आपको ज्ञात करना है वही चीज मान लीजिए। प्रश्न नंबर लिख दिए, उसके बाद देखिए 4 का 2 है, उसके बाद मान लेंगे भिन्न बराबर। कई बच्चा क्या करता है ऐसे मानता है, देखिए कोई जरूरी नहीं है, हम लेकिन एगो लिख कर बता देते हैं, कहिएगा कि सर नहीं बताएं इसलिए। देखिए हम लिखेंगे कि माना कि भिन्न का अंश बराबर x, और क्या मानेंगे, माना कि भिन्न का हर
बराबर वाई, इसलिए इसलिए भिन्न बराबर एक्स बटे वाई हो गया। अब समझो, इतना यह दो नहीं लिख के डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, माना कि भिन्न बराबर एक्स बटे वाई, बस हो गया, उससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ आप लिखिए प्रश्न से, देखिए कितना आसान सवाल है। प्रश्न से लिखिए, कह रहा है इतना हो जाता है जब उसके अंश में, किसी भिन्न के अंश में अंश से एक घटाया जाता है, अंश से एक घटाया, देखिए भिन्न लिख दिए, तो इसको अंश ऊपर वाला को कहते हैं, एक अगर घटाया जाता है तो वह भिन्न कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, बराबर 1/3 दे दीजिए, इससे एक समीकरण निकल जाएगा। और दूसरा अगर बनाना है, पहले इससे निकाल लेते हैं, देखिए तिरछी गुना हो जाएगा, इसमें 3 से पूरे में गुना होगा, y में 1 से गुना होगा तो y रह जाएगा, तो हम इसे कर सकते हैं, या 3x माइनस 3 गुना 1 3 इक्वल टू वाई, इसको इधर कर लीजिए, 3x प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, और उस साइड चल जाएगा 3, तो इधर माइनस है तो उधर प्लस, यह समीकरण ए। सॉरी बच्चों, क्या हो जाएगा 3। अब आप देखिए यहाँ जो है आपका माइनस प्लस हो गया, आप दूसरा पढ़िए, आपको तो यहीं तक अभी तक पढ़े, अब यहाँ से पढ़िए, वाह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़। पुनः प्रश्न से यहाँ आप लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से यही भिन्न लिखिए, क्या कहता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हर नीचे को कहते हैं, इसमें 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 1/4 हो जाता है, 1/4। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तिरछी गुना करेंगे, 4 गुना x, 4x 1 से गुना करेंगे तो वह नहीं बचेगा, y प्लस 8, y को इधर ले लीजिए, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से दोनों विधि से आप हल कर सकते हैं। समीकरण 1 भी यहाँ आप लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यही है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण 1। आपको यहाँ भी विलोपन विधि हम अगर कहें तो आराम से हो जाएगा। देखिए क्या है, इसको कॉपी करके लेके चलते हैं नए पेज में, तब आराम से हम आपको बताएंगे। देखिए यह जो कॉपी कर लिए तो एक पेज में ले आया है, आराम से इसको डायरेक्ट भी इसको हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको सीधा करके इसको जो है पहले एक लिख लेते हैं तब दूसरा लिखेंगे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 समीकरण 1, दूसरा है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 समीकरण 2। तो हम विलोपन विधि से बोले थे एक चर बराबर रहना चाहिए, तो उसको हम डायरेक्ट जोड़ने या घटाने पर कर सकते। देखिए यह चर बराबर है, वाई वाई ही है, इसमें कोई भी चीज जोड़ने घटाने की जरूरी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, समान चिन्ह है तो हमेशा लिखेंगे घटाने पर, अगर असमान चिन्ह रहता तो लिखते जोड़ने पर। घटाने पर जैसे लिखेंगे तो सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। देखिए बदल गया, यह प्लस माइनस कट गया, देखिए माइनस में ज्यादा है प्लस में कम है, तो घट जाएगा 4 में 3x, तो 1x बचता है, 1 लिखाता नहीं है। यहाँ भी देखिए माइनस में ज्यादा है प्लस में कम है, तो -5 हो जाएगा, घट जाएगा लेकिन माइनस रहेगा, यहाँ माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 5 हो गया। अब लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 या 2 कुछ में भी रख सकते हैं, रखने पर समीकरण 1 उठा लीजिए, क्या है बताइए, यहीं लिख लेते हैं आपको अच्छा रहेगा। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 3x का मान निकला तो x की जगह पर 5 लिखेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 दिया 15 माइनस वाई 3, इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 15। देखिए माइनस वाई इक्वल टू घट जाएगा लेकिन माइनस होगा क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, माइनस माइनस कट गया, y बराबर हो गया 12। अब देखिए दोनों आ गया तथा भिन्न बराबर हम नहीं लिख सकते हैं, भिन्न बराबर हो जाएगा x बटे वाई, यानी x का मान बताइए कितना है, 5/12, यही फाइनली आंसर हो गया। तो आपको घेरना नहीं है, यहाँ ऐसे लिख के आंसर लिख लीजिएगा तो ही काफी है, नहीं भी लिखिएगा तो वह आंसर ही माना जाएगा, समझिए। अब तीसरा सवाल आइए, यह भी सवाल बहुत आसान है, कोई भारी नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं, बहुत आसान है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको यही एक चीज ध्यान में रखना होगा कि आपको इसको पढ़िए, पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, समझे, तभी आपका ये अच्छा से बन पाएगा। जैसे लिखा हुआ है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। यश एक कोई विद्यार्थी का नाम है, इसने कितना अंक अर्जित किया है, 40 अंक अर्जित किया। यश ने एगो कोई परीक्षा दिया, टेस्ट मतलब एग्जाम होता है, परीक्षा दिया है, उसमें 40 अंक लाया, जबकि उसे
प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और तथा अशुद्ध यानी गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की गई। मतलब एक अगर सही कर रहा है तो 3 अंक मिलता है और एक यदि गलत कर रहा है तो कटौती कर लिया जाता है। इसका मतलब आप समझिए, जैसे कि यदि अगर 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न में से यदि 8 आप सही कर लिए हैं और पूरा हल कर लिए हैं, 10 हल कर लिए हैं, तो 8 यदि सही किए तो 8 गुना 3 यानी 24 नंबर मिल गए। लेकिन 2 क्वेश्चन अगर गलत किए हैं तो उसमें 1 नंबर कटौती यानी दो नंबर कटेगा, यानी 24 में से 2 घट जाएगा, यानी कुल अंक कितना आ जाएगा 22। यही इस प्रश्न का भाव है, इस प्रश्न का भाव है। तो हम यहाँ यह लिख दिए। उसके बाद यदि उसे सही उत्तर, फिर लिखा है यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा, यहाँ से अलग बनेगा। देखिए, यदि उसे सही उत्तर का 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटौती करते तो एस को कितना मिलता, 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो देखो टेस्ट में प्रश्न कितना था यह जानना है। तो हम देखिए प्रश्न तो 2 प्रकार का होगा, एक सही उत्तर दिया है इसने और एक गलत उत्तर भी दिया। तो हम यहाँ लिखेंगे वही चीज। देखिए 3 नंबर का है 4 का, हम लिखेंगे माना कि यश के द्वारा सही जवाब देने वाले प्रश्नों की संख्या, सही जवाब देने वाले प्रश्नों की संख्या x, और यही सेम चीज लिखेंगे कि गलत जवाब देने वाले प्रश्नों की संख्या y। यानी कुल प्रश्न क्या हो जाएगा, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, यहाँ कह सकते हैं कुल प्रश्न यानी x प्लस वाई। यदि x और y का मान प्राप्त हो जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टेस्ट में कितना अंक था प्राप्त हो जाएगा। आप समझिए, अब प्रश्न से हम आपको ले चलते हैं। प्रश्न से बहुत ही आसान, क्या कह रहा है, यश को 40 अंक कब मिलता है। देखिए 40 अंक बराबर 40 हम आपको कर रहे हैं, 40 अंक कब मिलता है, जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। मतलब आप समझिए, सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या लिखे हैं एस द्वारा, सही जवाब देने वाले प्रश्नों की संख्या कितना है, एक्स है। लेकिन यदि उसे सही जवाब दिया तो उसको 3 अंक मिलेगा। एक प्रश्न अगर सही जवाब दे, अगर मान लीजिए पूरा प्रश्न x है तो सही जवाब x प्रश्न को दिया और एक को 3 मिल रहा है, तो इसमें गुना करेंगे ना तो अपने हो जाएगा कुल प्रश्नों की संख्या, कुल नंबर की संख्या नहीं आ जाएगा। देखिए आप ही समझिए, यह प्रश्न की संख्या है, मान लेते हैं 10 है प्रश्न की संख्या और सही अंक 10 सही दिया है जवाब, तो इसमें इसको कितना अंक मिलेगा, 3 गुना करेंगे 30 अंक नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार इस सही जवाब दिया है x प्रश्न को और इस सही जवाब देने पर उसको 3 अंक मिलता है, तो 3x तो यह हो गया। अब प्लस 3 अंक मिलेगा लेकिन माइनस करेंगे, क्यों, उसको इतना अंक प्राप्त हुआ है, अर्जित किया है। देखिए अर्जित किया है, लेकिन जो कटौती हुआ है वह तो घटाइएगा। अभी बताए थे आपको, जो कटौती हुआ है वह घटा दीजिए। कटौती कितना हुआ है आप बताइए। कटौती देखिए, गलत उत्तर y दिया है तो कितना y में 100 गुना करेंगे, तो 100 गुना करने पर कोई चीज नहीं बदलता है। तो देखिए यह गलत उत्तर दिया है, इतना प्रश्न की इतना गलत उत्तर देने पे इतना नंबर आया और सही उत्तर देने पे इतना नंबर आया, तो अब दोनों में घटाकर ही कुल नंबर निकाला जाता है। जैसे आपको हम कुछ देर पहले भी बताए थे। मान लीजिए यदि कोई परीक्षा में 15 प्रश्न है, इसमें से यदि आप 10 प्रश्न सही किए तो 3 अंक मिला, तो 10 या 30 हो जाएगा। तो यहाँ 15 5 को गलत किए तो 5 गुना 1 5 हो जाएगा। तब इसमें घटाइए कि इसको शुद्ध नंबर जो बचेगा घटा के बचेगा, इसीलिए दोनों घटा के शुद्ध जो नंबर आया था वह लिख दिए। अब तो आप समझ गए होंगे। अब इस समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण आइए, कह रहा है सही उत्तर पर 4 अंक मिले। फिर कह रहा है, दूसरा दे रहा है कि उसे सही उत्तर पर 4 मिला, तो प्रश्न की संख्या x है तो कितना हो गया 4x, माइनस इसमें भी घटाएंगे, कटौती 2 हो रहा है तो बराबर कितना है 50 अंक मिला। इस समीकरण 2 मान लीजिए। अब 1 और 2 से हल कर लीजिए कोनो विधि से, बस हो जाएगा, कोई इसमें झंझट नहीं है। देखिए 1 और 2 हम कॉपी कर लिए और आपको विलोपन विधि से हल कर देते हैं, समझ गए। 1 और 2 को थोड़ा चेंज कर देते हैं, आपका ये बोर्ड अच्छा लगेगा, कर लेते हैं। अच्छा चलिए, यह देखिए
अब देखिए इसमें कोई चर बराबर है ना, तो x वाला बराबर है ना ही y बराबर, तो इसमें बराबर करेंगे। देखिए इसमें अगर 2 से गुना कर दें तो देखिए 2y हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। तो नियम क्या है, ऊपर में गुना करने से में ऐसे एक एगो में गुना नहीं होता है, पूरे में गुना हो, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ लिखिएगा तब। समीकरण 1 में 2 से गुना कर, क्या होगा, घटाने पर, क्यों घटाने, गुना करिए, लेकिन बाद में घटाने लिख दीजिए, गुना कीजिए। 6x माइनस 2y बराबर 80, आई तो सेम रह जाएगा। 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। यह देखिए अब लिखिएगा घटाने पर लिखिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। यह देखिए कट गया, ये प्लस वाला कम है, माइनस वाला कम है, प्लस वाला ज्यादा है, तो 2x हो जाएगा। यह भी स्थिति वही है, माइनस वाला कम है, प्लस वाला ज्यादा है, तो घट गया। x बराबर क्या हो गया, 30/2 यानी 15, यानी x का मान आ गया 15। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, 3 गुना 15 माइनस x का मान 15 रखे हैं बराबर 40, 30 हो गया माइनस वाई बराबर 40, ये प्लस है तो उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 30 यानी माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 10 में होगा, 10 हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, सॉरी 30 होगा, 15 तिया 45 होगा यार, 45 तिया 45। तो अब सुनिए यह एक मिटाना पड़ेगा, पर एक 45 दीजिए तो यहाँ आँख माइनस हो जाएगा, माइनस वाला ज़्यादा है तो इसलिए -5 हो जाएगा, यह माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 5 आ गया। यानी प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या करें, प्रश्नों की संख्या अगर करें तो x प्लस वाई हो जाएगा टेस्ट में। तो x का मान कितना है बताइए, देखिए x का मान 15 है और y का मान 5 है, यानी कुल प्रश्नों की संख्या 20 हो जाएगा। प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं अतः कुल प्रश्नों की संख्या 20। अगला सवाल आइए, चौथा है और एक और लास्ट है, बस आपका यह समाप्त हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा समझिएगा, बहुत सुंदर सवाल है ये। कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी की 100 किलोमीटर की दूरी पर, यानी एक राजमार्ग बना लीजिए, यह मान लेते हैं राजमार्ग, यह राजमार्ग, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, यहाँ ये पूरी दूरी है 100 किलोमीटर। कितना दूरी है, 100 किलोमीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। एक कार यहाँ से चल रही है, समझ गए, एक कार यहाँ से चल रही है, दोनों एक समय में चलना प्रारंभ कर रहा है, शुरू कर रहा है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में जा रही, यदि ये कारें भिन्न भिन्न अलग अलग चाल से यह एक ही दिशा में जा रहे हैं, यह भी इधर जा रहा है, यह भी इधर जा रहा है, तो 5 घंटे पश्चात मिल जाती। कहने का सवाल ये है, यदि कार यहाँ से चला, यह भी चला, तो यह 5 घंटा के बाद, मान लेते हैं कि 5 घंटा के बाद यहाँ पर यह मिल जाता है। तो ये बी द्वारा कार तो बहुत छोटा दूर चल रहा है, इतने ही दूर चला है, और ए को तो 100 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ा, तब नहीं इसको पकड़ लिया। 5 घंटा में कह रहा है यहाँ पर मिल जाता है, यानी ए का स्पीड ज्यादा होगा, ए का स्पीड ज्यादा होगा तभी तो इसको पकड़ पाया है। इतना बात आप समझ रहे हैं, बस आगे आइए। अब फिर कह रहा है जब वे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो वे 1 घंटा के पश्चात में, जब एक दूसरे के उल्टा, मान ली यह भी इधर चलेगा वह उधर से आएगा, 2100 किलोमीटर दूरी तय करेगा, या तो इधर से आएगा और यह इधर से जाएगा, तो यहाँ से यहीं तक दूरी में तय करेगा। ऐसे भी जान रहे इसका स्पीड इतना, मान लेते हैं यहाँ ही मिलेगा, तो 1 घंटा ही पास पर मिल जाता है। दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए, तो चाल ज्ञात करना है तो हम चाल ही मानेंगे, बस मान लीजिए, बोले थे जो चीज ज्ञात करना था वही चीज मानिए। 4 का 4 नंबर यहाँ लिखेगा, माना कि ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा होगा। अब लिखेंगे बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर पर घंटा। देखिए अब हम इसको 5 घंटा के पश्चात मिल रहा है, लेकिन ये कितना अधिक दूरी तय करेगा, 100 किलोमीटर दूरी तय करेगा अधिक, और ये 5 घंटा के बाद मिल रहा है। तो आपको देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ समय दिया हुआ है, चाल हम माने चाल और समय अगर दिया हुआ रहे तो दूरी निकाला जा सकता है, दूरी निकाला जा सकता है। तो दूरी तो हमको पता नहीं है कितना दूरी, तो 100 किलोमीटर से ज्यादा चल रहा है, तो यह हम करेंगे कि
इसको आप समझिए बहुत ही अच्छा से। देखिए आप पहले से जान रहे हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। हम आपको बता चुके हैं कि यह जो है ए से जो चलने वाली कार है ये ज़्यादा स्पीड से चलेगा तभी यहाँ मिल पाएगा। तो समझिए यह चाल में अंतर कितना का होगा। देखिए ई है ए से चलने वाली कार की चाल, आई है बी से चलने वाली कार। तो दोनों का चाल यहाँ प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार लिखिएगा। दोनों में चाल की अंतर क्या हो जाएगा? तो एक ही 100 किलोमीटर का अंतर था, तो इस दोनों में चाल की अंतर कितना होगा? अगर ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो ज़्यादा स्पीड वाला से कम स्पीड वाला घटाए हैं तो 100 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा, यानी घंटा में है, समय में है 5, तो भाग दे दीजिएगा तो 20 बार में कटेगा। यानी x माइनस वाई इजिकल टू कितना हो गया? 20। समीकरण 1। पुनः अगर कहिएगा पुनः प्रश्न से यहाँ क्या रहा है? जब विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है तो 1 घंटा पहुंचता। विपरीत मतलब यह भी इधर जा रही है, यह भी इधर जा रही है, दोनों मिला के 2100 किलोमीटर जाएगा। तो दोनों का चाल जुट जाएगा। दोनों का चाल अगर जोड़ेंगे तो कितना चाल होगा? दोनों का चाल मात्र 2100 बटे कितना घंटा? 1 घंटा। 1 घंटा में मिल जाती है, दोनों पश्चात मिलती है तो 100 हो जाएगा। इसको अगर हम समीकरण बनाए तो x प्लस वाई इजकल टू कितना हो गया? 100। एक समीकरण बना x माइनस वाई इजकल टू 20। इसको विलोपन विधि से अगर हल करना चाह रहे हैं तो यही बन जाएगा। सिर्फ लिखिए जोड़ने पर लिखिएगा ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए यहाँ कट जाएगा, जोड़ने पर इधर चिन्ह नहीं बदलेंगे। x 2x हो जाएगा बराबर 120। ये गुना है तो भाग हो जाएगा। x बराबर 120 बटे 2, यानी कट के कितना हो गया? 60। यानी x बराबर 60 हो गया। यानी कार ए से चलने वाली कार की स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए। अब लिखिएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है? x प्लस वाई इजकल टू 100 है। x प्लस वाई इजकल टू 100 है। तो अब क्या है? x बराबर 60 है, तो 60 प्लस वाई इजकल टू 100, यानी वाई इजकल टू 100 माइनस 60, यानी वाई इजकल टू 40। यानी हम कह सकते हैं ए से चलने वाली कार की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा, बी से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा। यही पूछ रहा था। हो गया, बहुत समझ आ गया ये। और अंतिम सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसका लंबाई 5 कम कर दिया जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दिया जाए। यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल इतना 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत का विमाय मतलब आयत का भुजा ज्ञात करना है। तो आयत में क्या होता है आप बताइए। पहले यह क्वेश्चन नंबर लिख दिए। आयत में 2 चीज होता है, एक लंबाई एक चौड़ाई। इसीलिए माना कि आयत का लंबाई इक्वल टू x वर्ग, x इकाई है, इकाई दे दीजिए। और आयत का चौड़ाई इक्वल टू y इकाई। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से कह रहा है क्षेत्रफल इसका 9 हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। जब कब क्षेत्रफल 9 हो जाता है? जब लंबाई में 5 कम कर दिया जाए। लंबाई x है तो इसको 5 कम कर दीजिए और चौड़ाई में 3 बढ़ा दीजिए। देखिए चौड़ाई में क्या करना है? 3 बढ़ा देंगे, y प्लस 3 बढ़ा दिए, इसमें कम कर दिए, तो यह भी तो क्षेत्रफल हुआ। तो लेकिन यह जब ऐसे करने पर क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 9 इकाई वर्ग इकाई हो गया, 9 के बराबर हो गया। अब इसको हल करेंगे, समीकरण 1 निकल जाएगा। देखिए इसको x से पूरे में गुना कीजिए, x गुना x वाई प्लस 3x गुना कीजिए माइनस 5y माइनस 5 दिया 15 बराबर 9। अब क्या करेंगे हम लोग? क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें कह सकते हैं क्योंकि आयत का विमाय था, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? सॉरी यहाँ देखिए कुछ यहाँ ठीक है, यह किए, लेकिन यह 9 इकाई कम हो जाता है। किसके? क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाता है। तो क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। देखिए लंबाई चौड़ाई है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आप बताइए। क्षेत्रफल क्या होगा?
लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा। तो वही देखिए, इतना जब कम किए तो ई क्षेत्रफल होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कितना, 9 इकाई। बस अब ठीक है। अब देखिए गुना कीजिए, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इजकल टू एक्स वाई माइनस 9। देखिए ये ई प्लस या भी प्लस हो गया। अब सबको इधर ले आइए, एक्स वाला इधर है, इसको उधर कर लेना। 3x माइनस 5y इजकल टू, इधर माइनस है तो उधर जाकर प्लस होगा, माइनस 9 प्लस 15, यानी 3x माइनस 5y इजकल टू क्या हो गया बताइए, 6। समीकरण 1, समीकरण 1। पुनः अगर समीकरण की बात करें हम, पुनः यदि बात करें हम, लाना होगा, इतने को भी लिखिए, उधर जाएंगे, दूसरे पेज में चल जाएंगे। पुनः अगर पुनः यदि प्रश्न से बात करें हम, प्रश्न से ये कह रहा है यदि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 बढ़ा दे, लंबाई में कितना 3 बढ़ा दे और चौड़ाई में 2 बढ़ा दे, y प्लस 2 बढ़ा दे तो क्षेत्रफल में 67 बढ़ जाता है, तो बराबर क्षेत्रफल एक्स वाई प्लस 67, क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। बढ़ा दिए, फिर इसको गुना कीजिए, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इजकल टू एक्स वाई प्लस 67। यह और यह कट गया, यह हुआ 2x प्लस 3y इजकल टू, यहाँ है 67 माइनस 6, 67 माइनस 6, यानी 2x प्लस 3y इजकल टू 61, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से लेकर चलिए हल कर लेंगे। यहाँ 2 लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण 2। इसको अगला पेज में ले चलते हैं, हल कर लेंगे, आराम से हल हो जाएगा, समझ गए ना। आइए तो कौन विधि से हल कर लेंगे, विलोपन विधि से। देखिए इसमें चर एक तो बराबर है, कोई भी चर बराबर नहीं है, कोई भी चर इसमें बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे। देखिए इसी को, देखिए 3 को ऊपर गुना कर देंगे और 5 को नीचे गुना कर, 3 कन करेंगे, 3 को ऊपर गुना कीजिए और 5 से नीचे गुना कीजिए, तो यह चर बराबर हो जाएगा। देखिए कितना, 3 में पूरे से गुना कीजिए, 9x माइनस 15y इजकल टू 18, ये गुना कीजिए तो 10x प्लस 15y बराबर क्या होगा बताइए, 5 6 25, यानी आप लिखिएगा जोड़ने पर, जोड़ने पर ही कट जाएगा, 19x इजकल टू, ये जोड़िए 18 5 300 कितना होगा, 18 5 23। गुना है तो भाग कर सकते हैं, गुना है तो इसको भाग कर सकते हैं आराम से। आप गुना है तो भाग कर दीजिए इसको आराम से, इसको देखिए भाग कर देते हैं, 323 19 से भाग दीजिए, कितना मार खाएगा, एक बार 38 हो जाता है, ये हो गया 12 1 13 133, 19 7 33 कट गया, यानी x बराबर हो गया 327 बट्टे 19, यानी काट दिए तो कितना बार में कट गया, 17 बार। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में 3x, यानी 3 गुना 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, यानी 51 माइनस 5y इक्वल टू 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ कर दे रहे हैं, ये तो रख कर दिए हैं, तो यानी माइनस 5y इक्वल टू 6 माइनस 51, यानी माइनस 5y इक्वल टू 6 घटाइएगा इसमें तो माइनस 45 होगा, इधर गुना है तो भाग हो जाएगा, माइनस 45 बट्टे माइनस 5, माइनस माइनस काट दीजिए, 9 5 45, y बराबर कितना हो गया 9, x बराबर क्या हो गया 17, यानी हम कह सकते हैं अतः लंबाई बराबर 17 और चौड़ाई बराबर 9 इकाई, आंसर 9 इकाई आंसर दे दीजिएगा, हो गया। और इसी के साथ यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया, और यही चैप्टर आपका रहने देते हैं। अगले वीडियो में आपका 3.6 देखेंगे, और 3.7 तो आपका एक छिक है, 3.6 के बाद 3.7 तो एक छिक है, उसके बाद एक छिक बता भी देंगे, नहीं भी कहिएगा तो नहीं भी बताएंगे, समझ गए, एक छिक भी बता देंगे, एक छिक भी हम आपको बता देंगे, आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह वीडियो अभी हम समाप्त कर रहे हैं।